दोस्तों नमस्कार। आपको याद होगा कोविड के समय में दुनिया में यह चर्चा थी कि जो इन्वेस्टमेंट चाइना से निकलेगा वो भारत आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर पता लगा कि बीच में वियतनाम जैसे देश ने काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं चाइना प्लस वन की पॉलिसी। अब सवाल यह है कि वो प्लस वन कौन होगा? भारत होगा, वियतनाम होगा या कोई और होगा? दोस्तों आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वियतनाम से। मैं इस समय वियतनाम आया हुआ हूं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। और जब मैं यहां आया, लोगों से मिला, व्यापारियों से मिला, बाजार गया, लोग किस तरह से काम करते हैं समझने का प्रयास किया और किस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, किस तरह से पॉलिसीज काम हो रही हैं, ये सब जानने का मैंने प्रयास किया। मुझे लगा कि आपके साथ ये सब बातें शेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि शायद कभी कभी हमें ये लगता है भारत में बैठ के कि शायद दुनिया हमारे ऊपर मोहताज है और हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो दुनिया शायद समस्या में आ जाएगी। कहीं ना कहीं हमें अपनी गलतफहमी को हटाना होगा। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो ये कि क्या भारत और वियतनाम के बीच में आने वाले दिनों में कंपटीशन होगा? क्या चाइना प्लस वन का जो एजेंडा है उसमें भारत जगह भरेगा या वियतनाम भरेगा या कोई और देश भरेगा? ये जानना भी बहुत जरूरी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात हो रही है, वो कहां जाएगा? वियतनाम जाएगा या भारत आएगा? बहुत सारे इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं जिसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि भारत में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको पता लगे कि किस तरह से दुनिया में कंपटीशन तेजी से बदल रहा है। और अगर हम इस गलतफहमी में हैं कि हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती, तो हमें अपनी गलतफहमी को दूर करना होगा। इसीलिए आज कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं मैं आपके साथ करूंगा। दोस्तों, वियतनाम का अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें तो पिछले 10 साल में वियतनाम बहुत तेजी से बढ़ा है। वियतनाम 1975 में, अगर आप ये कहें कि अमेरिकन वियतनाम वॉर के बाद इनको अमेरिका के जो वॉर थे उनसे मुक्ति मिली, और 75 के बाद वियतनाम ने अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया। सिर्फ 50 साल हुए हैं जब वियतनाम को आप ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन पहले 40 साल तो स्ट्रगल में रहे, क्योंकि पूरे वियतनाम के अंदर जगह जगह पे अमेरिकन फोर्सेस ने केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। जमीनें बर्बाद हो गई, लोग बर्बाद हो गए, यहां तक कि आने वाली नस्लें तक बर्बाद हो गई। बहुत ही क्रूअल काम किया था अमेरिकन फोर्सेस ने, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स और इंडिपेंडेंस के चैंपियन बोलते हैं। जितना गंदा काम अमेरिकन फोर्सेस ने वियतनाम में किया, आप जाके इनका वॉर म्यूजियम देखें, आपको शर्म आएगी ये देख के कि क्या इंसानियत में भी सिर्फ एक लड़ाई के चक्कर में, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बोलते हैं, वो ऐसा काम करेंगे? वो उन्होंने किया था वियतनाम वॉर में। खैर, वो इतिहास था। आप इंटरनेट पे जाके वियतनाम वॉर और अमेरिकन फोर्सेस द्वारा किए गए अत्याचारों की कहानियां पढ़ सकते हैं। उनका आप म्यूजियम देख के आएंगे तो आपको रोना आएगा कि कितने हद तक उन्होंने अत्याचार किए। खैर, आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि उस अत्याचारों के बाद भी आज वियतनाम कहाँ खड़ा है, और खासकर पिछले 5 से 10 साल में किस तेजी से वियतनाम ने कार्रवाई करी। आज भारत के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है वियतनाम। और खासकर जब कोविड हुआ था, तब ये लोग कह रहे थे कि कंपनियां अमेरिका चाइना से निकलकर भारत आएंगी, लेकिन कहां गई वो? ज्यादातर कंपनियां वियतनाम आई। क्यों आई, इसको भी समझना जरूरी। दोस्तों, वियतनाम पिछले 5-7 साल में बहुत तेजी से ग्रो किया है, और जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है वियतनाम में, वो आया है चाइना से। जो कंपनियां, जिनको ये लगता था कि अमेरिका चाइना पे सैंक्शन लगाएगा, उनको एक नया बेस चाहिए था, वही अमेरिकन कंपनीज ने वियतनाम में आके इन्वेस्ट किया। मतलब वही कंपनी जो चाइना में काम कर रही थी, उन्होंने अपने पड़ोसी देश वियतनाम में आके इन्वेस्ट किया और यहां से एक्सपोर्ट्स किया। इसीलिए अगर आप देखेंगे, वियतनाम का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका से,
वो काफी ज्यादा है, इनफैक्ट भारत से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनी, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट आया चाइना से। अब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट मत करें, कहीं और इन्वेस्ट ना करें। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन कंपनीज को तो उन्होंने डंडा कर दिया कि आप भारत में इन्वेस्ट ना करें। भारत सरकार की पॉलिसी है कि चाइनीज कंपनीज भारत में बगैर परमिशन के मन मर्जी से इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो वो भी बाहर हो गए। अब इन्वेस्टर बचा कौन? यूरोपियन इन्वेस्टर्स आज भी चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वियतनाम में कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में कर रहे हैं, भारत में कम कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहला, वियतनाम क्यों इतनी तेजी से आगे बढ़ा? पहली बात तो ये कि यहाँ पे भी स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी एनवायरनमेंट है। इन्होंने चाइना से सीखा कि जब तक आप इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्टेबल नहीं रखेंगे, इन्वेस्टर्स नहीं आएगा। भारत में इकोनॉमिक पॉलिसीज हर चुनावी मौसम में बदलती है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। भारत में चाइना और वियतनाम के मुकाबले पॉलिटिकल रिस्क ज्यादा है। कहने को हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हमारी पॉलिसीज स्टेबल नहीं है। इस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा, जब अमेरिकन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगी, चाइनीज को आप इन्वेस्ट करने नहीं देना चाहते, और दोनों ही कंपनियां वियतनाम में इन्वेस्ट कर रही हैं, मतलब अमेरिकन कंपनीज और चाइनीज कंपनीज, तो निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो वियतनाम में भारत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये भी हमें समझना होगा। जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसी तरह से अगर आप वियतनाम में इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे भी बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ प्रभावित करी वो ये कि इन्होंने अपनी नदियों का उपयोग बहुत अच्छा किया। हमारे देश में करीब 150 बड़ी नदियां हैं। हमारे यहाँ कितने वाटरवेज हैं, हमने उनका कितना उपयोग किया पिछले 75 साल में, ये अपने आप में एक चिंता की बात है कि हमारे पास वाटरवेज थे, हमने उनको डेवलप ही नहीं किया। यहाँ पे जितनी भी बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं, बड़े शहर हैं जिनके बीच में से नदियां निकलती हैं, इन्होंने उसको काफी हद तक वाटरवेज के रूप में डेवलप किया है। वाटरवेज आप चाइना में देख लीजिए, आप इवन बैंकॉक में देख लीजिए, आप वियतनाम में देख लीजिए, हर इंपॉर्टेंट देश ने अपने वाटरवेज को डेवलप किया है। भारत में हमने वाटरवेज को डेवलप नहीं किया, इसलिए हम सड़कों के भरोसे रहे, और सड़कों में पेट्रोल के दाम ज्यादा, फिर रोड ब्लॉकेड, सड़कें खराब, दंगे प्रदर्शन, किसान आंदोलन का, सड़कें जाम, दुनिया भर की बातें, जिसके कारण हम इनएफिशिएंट होते रहे। ये बात भी हमें समझनी होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं करप्शन की। करप्शन यहां पे भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो ये कहता है कि जो वियतनाम का करप्शन है वो ईमानदारी का करप्शन है। अब आप बोलोगे ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? ईमानदारी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अधिकारी टाइम पे काम करते हैं, और अगर उन्होंने मान लीजिए आपसे थोड़ी बहुत रिश्वत ले भी ली, तो आपको वो इंश्योर करेंगे कि आपका काम हो गया और टाइम पे हुआ। भारत में आप व्यापारियों से बात करें तो उनका ये कहना है कि एक तो वहाँ अधिकारी पैसे भी मांगते हैं और काम भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ करप्शन में भी भ्रष्टाचार है, मतलब भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार है। जबकि वियतनाम में व्यापारियों का ये कहना है कि करप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन काम हो जाता है और टाइम पे होता है। अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर सकता तो वो साफ मना कर देता है कि आपका ये काम नहीं होगा, और वो उस काम के लिए रिश्वत भी नहीं लेता है। मतलब भ्रष्टाचार में या करप्शन में भी ईमानदारी बरती जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसके अलावा एक जो चैलेंज वियतनाम का सबसे बड़ा है वह एजुकेशन। यहाँ पे कॉलेज एजुकेशन काफी कमजोर है, स्किल डेवलपमेंट काफी वीक है, जिसको आप कह सकते हैं भारत काफी आगे है। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए वियतनाम ने पूरी दुनिया से जो एक्सपेक्टेट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको यहाँ बुलाकर काम करने की पूरी आजादी दे रखी है कि आप विदेशी लोगों को लाइए,
कंपनियों के एमडी बनाइए, मैनेजर्स बनाइए, सुपरवाइजर्स बनाइए, क्वालिटी चीफ बनाइए, जो करना है करिए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पे फोकस करिए। हम लोगों ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मैन पावर तो डेवलप करी, लेकिन एफिशिएंसी और क्वालिटी पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो कॉलेजेस बहुत हैं, लेकिन क्या वो क्वालिटी डिलीवरी है? हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन क्या वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी दे रहे हैं? हम क्वांटिटी पे विश्वास करते हैं, क्वालिटी पे विश्वास नहीं करते। वियतनाम ने इस बात को समझा कि हमारे यहाँ मैन पावर नहीं है, तो कम से कम जहां से अच्छी मैन पावर मिल सकती है उसको आमंत्रित किया जाए, उनको यहाँ पे काम करने दिया जाए, फ्रीडम दी जाए, ताकि लोग आए और हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करें। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत स्मार्टली इस गैप को पूरा करने का प्रयास किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने की ये है कि जो भी दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज आती है, वियतनाम की इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से इसको अडॉप्ट करने का प्रयास करती है। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने कमोडिटी ट्रेड और रॉ मटेरियल ट्रेड पे फोकस किया। शुरुआत में वियतनाम ने यही किया था, लेकिन उन्होंने चाइना से सीखा कि अगर हम रॉ मटेरियल तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए वियतनाम की इंडस्ट्री का पूरा फोकस अब वैल्यू एडेड इंडस्ट्री में। जहां तक बात है एग्रीकल्चर की, हम लोग अभी भी स्टेपल एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस करते हैं, सब्सिडाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो जरूरी है। भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए वो बहुत जरूरी है। वियतनाम में जो एग्रीकल्चर फोकस है, इनका पूरा फोकस है कमर्शियल एग्रीकल्चर पे, जिसको आप कैश क्रॉप बोल सकते हैं, जिसमें मसाले हैं, कॉटन है, कैश्यू है और जितनी चीजें हैं, इस पे इनका फोकस है। यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इवन फिश और चिकन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी पे इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। क्वालिटी के मामले में ये काफी स्ट्रिक्ट है। आप यहाँ पे क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कंप्लायंस के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इस मामले में यहाँ की सरकार काफी स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ पे फूड एडल्ट्रेशन, घटिया खाना आम बात है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रीट पे भी देखें, हर स्ट्रीट पे स्ट्रीट फूड है, लेकिन वहाँ हाइजीन मेंटेन है। वहाँ जो स्ट्रीट फूड है वो गंदगी नहीं फैला रहे, वहाँ बदबू नहीं आ रही है। आप स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट आप कम से कम यहाँ नहीं तो 25-30 किलोमीटर अभी तक पैदल चल लिए होंगे, हमें कहीं पे भी ना तो वो खराब बदबू वाली स्मेल आई, ना कहीं पे हमने कूड़े का ढेर देखा। कहने का मतलब क्या है कि भारत के लिए क्या वियतनाम आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती बनेगा? जो इंडस्ट्री चाइना से निकल रही है, क्या वो भारत आएगी या वियतनाम जाएगी? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद चाइना नजदीक पड़ता है, वहां से स्पेयर पार्ट वियतनाम आ जाएंगे, असेंबल होके बाकी दुनिया में जा सकते हैं। तो चाइना प्लस वन का जो फॉर्मूला है, उसमें वियतनाम फिट बैठ रहा है या चाइना प्लस वन फॉर्मूले में भारत फिट बैठ रहा है, ये भी हमें सोचना होगा। इस पूरे वीडियो को बनाने का दोस्तों पर्पस ये था कि भारत सरकार को जागना होगा। हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहुत सीरियसली लेना होगा कि वियतनाम जैसे छोटे देश, चाहे वो थाईलैंड हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, ये हमारे लिए कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट्स इन देशों में आता है तो वो वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई करेगा। भारत में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो सिर्फ भारत के लिए टारगेट होगा। भारत को बेस बना के एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा। अगर वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया जैसे एक्टिव हो गए, छोटे देश हैं, लॉजिस्टिकली चैलेंजेस नहीं है, करप्शन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, तो मैं भारत में सेंट्रल इंडिया में लगाऊं या नॉर्थ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूं और वहां से एक्सपोर्ट करूं, लॉजिस्टिक्स भी बहुत महंगे और भारी पड़ते हैं। और फिर ऑन रोड पुलिस का करप्शन, बाकी करप्शन और खर्चे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब, इस बात को हमें समझना होगा कि भारत के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भारत के बाजार को सेटिस्फाई करने के लिए आएगा, ना कि भारत को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बनाने के लिए आएगा। और ट्रंप ने तो पहले ही बोल दिया कि अगर आप भारत में इन्वेस्ट करोगे और अमेरिका में एक्सपोर्ट करोगे
तो हम आप पे ज़्यादा टैरिफ लगाएं। अब सवाल इस बात का है कि अगर भारत को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना है तो एक ही रास्ता बचता है, वो है इनोवेशंस, कि हम ऐसी क्वालिटी का माल बनाएं, इतने फीचर्स का और यूनिक प्रोडक्शन करें कि दुनिया भारत से खरीदने पे मजबूर हो जाए। उसके लिए चाहिए हमें R&D में इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट्स, और खासकर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। सरकारी कंपनियों का इनोवेशन बाजार तक नहीं आता है, इस बात को भी आपको समझना होगा। तो क्या भारत इस चुनौती के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपने विचार जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा वियतनाम के बारे में आने वाले दिनों में। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। तब तक वंदे मातरम।